नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं स्टडी विद हेमन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हम आपके लेकर आ चुके हैं जो आपके एमपी बोर्ड में जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा चल रही है 2021-22 में। तो दोस्तों कक्षा 10वीं, जी हाँ दोस्तों, कक्षा 10वीं का जो आपका विषय हिंदी का पेपर होने वाला है दोस्तों 25 सितंबर को। तो हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद बेल आइकन का बटन आपको दिखेगा, उसे भी दबा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी दोस्तों, अगर आप देखिए हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है, क्योंकि जो 3 वीडियो से ज़्यादा नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं भेजता है। तो हम क्या कहते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर वीडियो डाल देते हैं, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक शेयर कर देते हैं। इसलिए अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों 24 से अधिक स्टूडेंट क्या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप भी टेलीग्राम ग्रुप का जो क्या है बेनिफिट ले लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पेपर, ठीक है। और दोस्तों इससे पहले जब आपका इंग्लिश के पेपर हुआ था तभी हमने आपको क्वेश्चन बताए थे, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन उन्हीं में से पूछे गए हैं, ठीक है। तो हिंदी का हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों आपका 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा दोस्तों, गारंटेड ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इसलिए क्या है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जो वीडियो इसके स्टूडेंट कर देते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ठीक है। अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको बेनिफिट होगा। अगर आप 1-2 मिनट देखेंगे तब आपको बिल्कुल भी लाभ नहीं होने वाला है। देखें तो वीडियो को पूरा देखें, वरना वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और पसंद नहीं आए दोस्तों वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों हम कक्षा 10वीं हिंदी के लिए ऐसे गारंटेड क्वेश्चन छांट कर लाए हैं जो आपके परीक्षा में पूछे ही जाने हैं। इसलिए क्या इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, और दोस्तों इससे आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों हम आपको आंसर भी बता रहे हैं क्वेश्चन साथ साथ, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे दोस्तों, लगभग आपकी क्या है 20 से 30 जो ऑब्जेक्टिव हैं वो कवर हो जाएंगे, और आपको हम यहीं याद करवा देंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर देखिए जो पहला है सही विकल्प उनका लिखिए कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाया करता था। यानी कि दोस्तों जो नेताजी की मूर्ति थी उस पर चश्मा कौन लगाया करता था। ऑप्शन ए हालदार साहब, कैप्टन चश्मे वाले, पान वाला, ड्राइंग मास्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कैप्टन चश्मे वाला। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध कहानीकार स्वयं प्रकाश का जन्म यहाँ पर देखिए जो भी प्रदेश है किस जिले में हुआ था। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश दिया गया था कि मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। यहाँ पर बाई मिसप्रिंट यहाँ पर लिख गया होगा। तो ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कि है आपका इंदौर, ठीक है। कि जो प्रसिद्ध कहानीकार स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ पर हुआ था, इंदौर में, ठीक है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं इन्हें आप जरूर क्या है एक दो आप चाहें तो क्या रिवीजन कर सकते हैं, या 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक इन सभी क्वेश्चन के आंसर याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर तीसरा आता दोस्तों, कस्बे के मुख्य चौराहे पर लगी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति किस चीज़ की बनी हुई थी। 8400 जी हाँ दोस्तों, इस व्हाट्सएप नंबर को याद कर लीजिए। यहाँ पर आपके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन होंगे अब अपने व्हाट्सएप पर ही। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन में इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए, और आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन की यहाँ पर आपको फ़ोटो खींचना है और उसे अच्छे तरीके से क्रॉप करना है, तुरंत आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आप चाहे 6 से 12 तक हो, IIT JEE मेंस एडवांस के हो, या फिर CBSE आप UP या फिर किसी अन्य बोर्ड का हो, तुरंत पाइए अपने व्हाट्सएप पर सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाइए डाउनलोड कीजिए। लोहे की, सीमेंट की, संगमरमर की या तांबे की। तो यह संगमरमर की बनी हुई थी। जो कस्बे के मुख्य चौराहे पर जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी थी वो संगमरमर की बनी हुई थी। नेक्स्ट आता है, राम बख्श बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरनगर जिले के किस गांव में हुआ था। तो दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें बताना कि जो राम बख्श बेनीपुरी जी थे उनका जन्म जो बिहार के मुजफ्फर जिले के एक गाँव में हुआ था। तो किस गाँव में हुआ था, उस गाँव का हमें नाम बताना है। ऑप्शन है बेनीपुरी, रामपुर, काफन पानी या सीतापुर। तो दोस्तों जो राम बख्श बेनीपुरी का जन्म हुआ था वो बेनीपुर नामक गांव में ही हुआ था। तो दोस्तों इसे तो याद करने की जरूरत नहीं। अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो 100% में आपको क्या है 100% मैं यही आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सही करके आएंगे, ठीक, क्योंकि राम बख्श बेनीपुरी यहाँ पर भी बेनीपुर मिल रहा है, यहाँ पर भी बेनीपुरी मिल रहा है आपको, ठीक है। फिर आता है, बाल गोविंद भगत किसको साहब कहकर संबोधित करते थे। कबीर को, रहीम को, साथियों को या पुत्र को। तो कबीर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है दोस्तों, बाल गोविंद भगत की प्रभातिया किस माह में प्रातःकाल में ही आरंभ हो जाती है। तो ऑप्शन है आषाढ़ में, श्रावण में, कार्तिक में या चैत्र में। तो आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा कार्तिक में हो जाती है। फिर आता है, नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया था। तो हमें बताना है कि नवाब साहब थे, उन्होंने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया। तो ऑप्शन है आम, सेव, पपीता या खीरा। तो इसका आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा खीरा खाने का निमंत्रण दिया गया था, ठीक है। तो इसे अच्छी तरीके से कर लेना है। और दोस्तों अगर आपको जो कक्षा 10 का हिंदी का रिवीजन टेस्ट जो आपके हुए थे उसका अगर आप पिछले साल का पेपर चाहिए तो आप कमेंट
करके बता सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमारे टेलीग्राम के ऊपर आपको पेपर प्रोवाइड करा देंगे जो आपका रिवीजन टेस्ट का पेपर हुआ था, ठीक है। वो आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कमेंट करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कि है आपका कि हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार यशपाल का जन्म पंजाब में कहाँ हुआ था। तो दोस्तों जो हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार यशपाल जी हैं उनका जन्म हुआ था फिरोजपुर छावनी में। जो आपको उत्तर नंबर दिख रहा है सवाल है जो कि आपकी फिरोजपुर छावनी, तो ये वाला आपको आंसर कर देना है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हम आपको क्या है जितने भी आपको पेपर होने वाले हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। आपको एक सबसे पहली बात है दोस्तों आपका रिवीजन हो जाता है, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्या रिवीजन तो हो जाता है, जितने भी ऑब्जेक्टिव हम क्वेश्चन बताते हैं अगर ये पेपर में पूछ लिए जाए तो इनमें से सभी स्टूडेंट जो भी हमारी वीडियो देखते हैं वो जरूर सही करके आएंगे, क्योंकि उनके माइंड में देखिए अभी कल आपका पेपर है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो दोस्तों आपको याद जरूर रहेगा कि क्या सर ने आंसर बताया था, तो आप उस तरीके से आसानी से आंसर कर पाएंगे, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट पेपर के चक्कर में रहते हैं तो दोस्तों उनका नुकसान होने वाला है, तो उनसे तो आप बिल्कुल बच के रहिएगा, ठीक है। आगे देखिए फिर आता है लेखक ने अपनी कहानी लिखते हुए ट्रेन की कौन सी क्लास का टिकट लिया। तो लेखक ने जो अपनी कहानी लिखते हुए कौन सी क्या है दोस्तों ट्रेन की कौन सी क्लास का टिकट लिया था, फर्स्ट क्लास का, सेकंड का, एसी का या जनरल का। दोस्तों उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया था, किसका दोस्तों सेकंड क्लास का। तो आपका जो उत्तर आपको दिख रहा होगा दोस्तों 1 नंबर का आपका राइट आंसर है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमारा टारगेट था जो सब्सक्राइब का बहुत ही निकट है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। फिर आता है सूरदास का जन्म हुआ था तो कब हुआ था, 1478 ईस्वी, 1378, 1473, 1575। तो इसका आंसर हो जाएगा 1478 ईस्वी में जन्म हुआ था सूरदास जी का, ठीक है। तो उसे भी कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं अगर आप अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों को करेंगे तो दोस्तों फाइनल एग्जाम में भी आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम इतनी अच्छी तरीके से इतना डिटेल से क्या है रिसर्च करके आपके लिए क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से आपको कर लेना, ठीक है। फिर आता है सूरदास की लोकप्रिय ग्रंथ है। दोस्तों हमें सूरदास जी का लोकप्रिय ग्रंथ के बारे में बताना है कि कौन सा है। देखिए रचना तो सूरदास जी की सभी भी हैं, ये भी है, सूरसागर भी है, सात लहरी भी है, सुरसावली है, उपयुक्त सभी, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है सूरदास की लोकप्रिय ग्रंथ। तो दोस्तों सभी हैं, तो आंसर भी आपका क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। फिर आता है प्रश्न गोपियाँ किसके वियोग में व्याकुल हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रेम का या सेकंड ऑप्शन देखेंगे साहित्य का, योग साधना का, उपयुक्त सभी का। तो ये आपका हो जाएगा योग साधना, ठीक है आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों तुलसीदास जी की माता का नाम का। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तुलसीदास जी की माता जी का नाम हमें बताना। ऑप्शन है पार्वती, तुलसी, सीता या तुलसी। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा हुलसी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर बाई मिसप्रिंट हो गया होगा, यहाँ तुलसी के स्थान पर हुलसी होगा या दवा वाले ऑप्शन में हुलसी होगा, लेकिन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हुलसी वाला हो जाएगा। जहाँ भी आपको हुलसी देखने को मिले वहाँ पर आपको टिक कर देना है, ठीक है। फिर आता है रामचरितमानस की रचना कौन सी भाषा में की गई है। तो दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामचरितमानस जो बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य आप सभी जानते ही होंगे, तो हमें इसकी भाषा बतानी है। अवधी है दोस्तों, ब्रज भाषा है, संस्कृत है, उर्दू है। तो दोस्तों रामचरितमानस की जो रचना की गई थी दोस्तों वो अवधी भाषा में की गई थी। किसमें, अवधी भाषा में की गई थी। आपको ध्यान रखनी है ये बात, ठीक है। छोटी छोटी बारीकियों को आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आपके फाइनल एग्जाम और जो आपके आने वाले भविष्य के एग्जाम है उनमें बहुत ही ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है, ठीक है। फिर आता है दोस्तों श्री राम अपने मीठे वचनों द्वारा किसका क्रोध शांत करते हैं। तो दोस्तों हमें बताना है जो श्री राम है वो अपने मीठे वचन के द्वारा किसका क्रोध शांत करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों परशुराम का क्रोध शांत करते हैं। तो ऐसे आपको अच्छे तरीके से कर लेना है, क्योंकि जब उन्होंने धनुष तोड़ा था तो वो जो परशुराम जी थे उन्हें क्रोध आ गया था, उन्होंने अपने क्या मीठे वचनों के द्वारा क्या किया था, परशुराम जी का क्रोध को शांत किया था, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, श्री राम ने अपने मीठे वचनों के द्वारा परशुराम जी का क्रोध को शांत किया था, ठीक है। ये तो आपको ध्यान भी रहेगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने रामायण देखी होगी तो ये आपको पता भी होगा, इसे आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक बार बता दी तो आपको पेपर में जरूर याद रहेगा, अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है देव के कार्यों में किस रस की प्रमुखता दिखाई देती है। ये है श्रृंगार रस, वीर रस, वात्सल्य, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो देव नामक जो कवि हैं उनके जो क्या है जो रस की प्रमुखता रहती है दोस्तों वो श्रृंगार रस की रहती है। तो आपको क्या है जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला दिख रहा है श्रृंगार, इसी पर आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट अगर अभी नहीं आएगा तो आपके अर्धवार्षिक में देखने को मिलेगा, अर्धवार्षिक में नहीं आएगा दोस्तों आपका फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही आपको, इसलिए क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। तो आता है रीतिकाल के कवि देव का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है। दोस्तों हमें बताएं जो रीतिकाल के कवि देव है उनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है, इलाहाबाद में, वाराणसी में, इटावा में या कानपुर में, हमें बताना है, ठीक है। तो दोस्तों ये रीतिकाल के कवि हैं दोस्तों जो कि हैं आपके
क्या है, देव। तो इनका जन्म हुआ था इटावा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में इटावा है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो आपको पता ही होगा जो इटावा है, क्या इटावा के पास में कौन सी नदी है, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, फिर आता है जॉर्ज पंचम की नाक निबंध है। जो जॉर्ज पंचम की नाक वो है निबंध किस प्रकार का है, व्यंग्यात्मक है या उपदेशात्मक है या व्याख्यात्मक है, और उपयुक्त में से कोई नहीं है। यानी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से भी कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो जॉर्ज पंचम का नाक निबंध है दोस्तों, वो व्यंग्य है, क्योंकि उसमें व्यंग्यात्मक चलिए इसलिए क्या व्यंग्यात्मक निबंध है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यंग्यात्मक निबंध हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो रानी एलिजाबेथ द्वितीय महारानी थी, तो कहाँ की थी, भारत की थी, चीन की, अमेरिका या इंग्लैंड। तो आप सभी लोगों को पता होगा जो रानी एलिजाबेथ है वो इंग्लैंड की महारानी थी। तो ठीक है, तो आपको आंसर में क्या कर देना है, इंग्लैंड कर देना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसे भी कर लीजिए। जितने भी हमें अच्छे लगे क्वेश्चन तो हमने उनको सिलेक्ट कर लिया है। फिर आता है उपन्यास शब्द का दोस्तों अर्थ बताना है कि जो उपन्यास शब्द है उसको क्या अर्थ होता है, पढ़ना होता है या दूर रखना होता है या समीप रखना है, समझना। दोस्तों उपन्यास 2 शब्दों से मिलकर बना उपन्यास। ठीक है, तो आपको हमें बताना है जो उपन्यास शब्द का अर्थ होता है वो समीप रखना होता है। ठीक है, इसी प्रकार निबंध का भी पूछ लेते हैं कि निबंध शब्द का अर्थ बताइए। तो दोस्तों निबंध होता है वो कि नी प्लस बंध से मिलकर बना होता है। ठीक है, नी प्लस बंध से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है अच्छी तरह बंधी हुई परिमार्जित पूर्ण रचना से होता है। ठीक है, और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपका इस बार सिलेबस चेंज किया गया है, तो आई थिंक निबंध का ना पूछा जाए, लेकिन जो आपका उपन्यास है वो तो आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, पहले निबंध वाला बहुत बार पूछा जाता था क्लास 10 में कि निबंध शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, और क्वेश्चन भी आता था निबंध की परिभाषा, निबंध किसे कहते हैं, इसकी विशेषता लिखी। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे। फिर छायावादी युग के प्रवर्तक हैं तो कौन है, जयशंकर प्रसाद, सीधक पाठक, सुमित्रानंद पंत या रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों छायावादी युग के प्रवर्तक आप सभी को पता है जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, और छायावादी युग को क्या याद करने की मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, जो कि मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपके छायावादी कवि, मान लीजिए क्वेश्चन 4 नंबर में आता है कि छायावादी कवियों, 4 छायावादी कवियों के नाम लिखिए। दोस्तों आपको एक क्या ट्रिक याद करनी है, जो कि है आपकी, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो कि आपकी रहेगी प्रसाद, उसके बाद पंत, उसके बाद वर्मा। ठीक है, प्रसाद, पंत, वर्मा, और फिर आता है लास्ट में निराला। ठीक है, तो दोस्तों ये छायावाद के कवियों को याद करने की ट्रिक है। आप किस प्रकार से इसको अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आता है दोस्तों जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले किसका नाम आता है, जो उसका मुख्य मेन आदमी होता है। तो देखिए छायावाद के प्रवर्तक कौन है, जयशंकर प्रसाद। तो हमने क्या प्रसाद से क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। और इससे आपको यह भी याद आएगा कि जो छायावाद के प्रवर्तक है वो कौन है, जयशंकर प्रसाद। इसलिए सबसे आगे हमने क्या रखा, जयशंकर प्रसाद। तो पहला हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अगर आपसे छायावाद के बारे में कभी भी कुछ पूछा जाता है तो बस आपको एक ही लाइन याद होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है, प्रसाद, पंत, वर्मा, निराला। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है, तो सबसे बड़ा जो पहला ऑप्शन है प्रसाद, तो इससे आपको याद आएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, फिर आता है पंत दोस्तों, तो पंत से आपको क्या याद आएगा, एक बार फिर लिखना पड़ेगा। चलिए प्रसाद, पंत, वर्मा, एक बार फिर लिख देते हैं जल्दी जल्दी में, प्रसाद, पंत, वर्मा, और लास्ट में था आपका निराला। ठीक है, तो प्रसाद के बारे में तो मैंने आपको डिटेल से बता दिया। तो उसके बाद आता है पंत। ठीक है, तो पंत से क्या हो जाएगा दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, ये आपका सेकंड कवि के नाम हो जाएंगे छायावाद के, सुमित्रानंदन पंत। फिर थर्ड आता है वर्मा, तो वर्मा से आ जाएगा दोस्तों आपका महादेवी वर्मा। क्या आएगा दोस्तों, महादेवी वर्मा। ठीक है, फिर आता है लास्ट में आपका निराला, तो निराला से क्या आ जाएगा दोस्तों आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो इससे देखिए एक ट्रिक से दोस्तों आपका एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है कि छायावाद युग के प्रवर्तक कौन है। साथ साथ इससे छायावाद के चारों कवियों के नाम भी याद हो जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसी तरीके की ट्रिक देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ऐसी बहुत सारी वीडियो डली हुई है, जिसमें हमने आपको कहा छायावाद युग के जो कवियों के नाम, साथ साथ उनकी रचना को याद करने की ट्रिक भी बताई है। आपके प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जितनी भी हैं आपकी नई कविता, सभी को याद करने की हमने ट्रिक हमारे चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको सभी जानकारी मिल जाएंगे, और आप बहुत ही अच्छी तरीके से क्या है रटना नहीं पड़ेगा, और आप बिल्कुल इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से सभी क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने देखिए क्वेश्चन को डिटेल में समझा दिया है। अगर दोस्तों मैंने आपको उससे पहले ही बोला था, अगर वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, अगर दोस्तों आप ही बताइए, अगर आप एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि छायावाद युग के प्रवर्तक हैं कौन है, तो दोस्तों आपको याद आएगा कि नहीं आएगा। जो मैंने आपको बताया कि प्रसाद, पंत, वर्मा, निराला, प्रसाद से आपको तुरंत याद आ जाएगा कि जयशंकर प्रसाद बताया था, तो हमें याद आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में मैंने समझा दिया। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट है रौद्र रस का स्थायी भाव है। तो दोस्तों जो भी जितनी भी आपके रस हैं सभी रसों को आपको याद कर लेना। एक ना एक क्वेश्चन रसों से हर साल पूछा ही जाता है, आपको चाहे त्रैमासिक हो, चाहे क्वार्टरली हो, चाहे आपके अर्धवार्षिक परीक्षा हो, जो कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपके क्या मंथली एग्जाम होते हैं, उनमें भी क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है। जो आपके रस हैं दोस्तों उनसे क्वेश्चन तो बनता है। कभी पूछते हैं रौद्र रस का स्थायी भाव है, कभी आपसे पूछते हैं हास्य रस का, कभी बीभत्स रस का, कभी कभी वीर रस का पूछ लेते हैं। ठीक है, कभी कभी श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछ लेते हैं। तो किसी भी प्रकार से आपका अगर दोस्तों एक रस से तो क्वेश्चन पूछा जाता ही है। तो क्वेश्चन इसको अच्छी तरीके से आपको कर लेना यार कि रौद्र रस का स्थायी भाव, तो रौद्र रस का क्रोध होता है। ठीक है,
और वीर रस की बात करें दोस्तों, जो वीर रस होता है दोस्तों उसका स्थायी भाव हमारा क्या होता है, उत्साह होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी उत्साह होता है। श्रृंगार की बात करें दोस्तों, श्रृंगार रस का आपका रति होता है। क्या होता है दोस्तों, रति होता है। ठीक है, और दोस्तों जो आपका वीर वत्स रस होता है, वीर वत्स रस होता है दोस्तों, उसका आपका जो स्थायी भाव होता है वो घृणा होता है। इसी प्रकार बहुत सारे रस हैं। ठीक है, सभी की सारी आपके बुक में दी गई होगी, तो आप आसानी से सभी को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा ही जाना है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जरूर आपको पढ़ लेना। ठीक है, फिर आता है आगे बढ़ेंगे। देखिए श्रृंगार रस का यहाँ पर हमने क्वेश्चन दे ही दिया, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन हम बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते। क्वेश्चन था श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या था दोस्तों, श्रृंगार रस का स्थायी होता है रति, जो कि मैंने आपको ही बताया था। ठीक है, ठीक है, और जो निर्वेद रस देगा इसका दोस्तों स्थायी भाव होता है, वो भी मैं आपको बता देता था। निर्वेद का स्थायी भाव होता है विस्मय। ठीक है, निर्वेद और अद्भुत ये एक ही बात होती है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। ये देखिए ऑप्शन है 4, 5, 6 या 15। तो दोस्तों जो पद्य साहित्य है उसे 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कर देना है। फिर नेक्स्ट आता है काव्य के भेद होते हैं, तो ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। देखिए काव्य के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं आंसर दोस्तों आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है कि काव्य के कितने भेद होते हैं, उनसे नाम भी पूछे जाते हैं कि काव्य के कितने भेद होते हैं। तो एक तो आपको दोस्तों श्रव्य काव्य होता है, श्रव्य काव्य। ठीक है, ये आपका फर्स्ट काव्य होता है। सब सेकंड दोस्तों वो होता है आपका दृश्य काव्य होता है। ये 2 काव्य के भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। इनके अंदर ही दोस्तों आपके महाकाव्य, खंड काव्य, जितने भी काव्य होते हैं सभी आ जाते हैं श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन आता है कि काव्य के कितने भेद होते हैं, तो आप 2 तो कर ही देंगे, लेकिन अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से होते हैं, तब भी आप लिख दीजिएगा श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य हमें बताना है। तो ये तो आपको सभी को पता होगा, एक कोई पूछने वाली बात नहीं, सभी स्टूडेंट जानते हैं कि सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा। ऑप्शन रामचरितमानस, साकेत, कामायनी, पद्मावत। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सर्वाधिक जो क्या है लोकप्रिय महाकाव्य दोस्तों वो हमारा रामचरितमानस ही है। तो आपको क्या इसी को टिक कर देना है, बिल्कुल प्रॉब्लम रहित होगा। ठीक है, पर आता है नेक्स्ट है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। ऑप्शन है कामायनी, प्रिय प्रभास, साकेत, रामचरितमानस और कामायनी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो खड़ी बोली में जो लिखा गया प्रथम महाकाव्य था दोस्तों वो हमारा कामायनी था। क्या था दोस्तों, कामायनी था। तो इसे अच्छी तरीके से दोस्तों आपको कर लेना तैयार। और दोस्तों अब एक और बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि दोस्तों हम यूट्यूब पर वीडियो 3 से अधिक डालते हैं, तो दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाती और आप हमारी वीडियोज़ को नहीं देख पाते। इसके लिए आपको एक हमने तरीका निकाला है, आपको हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, तो वहाँ से क्या है आप सभी क्या है हमारी जितनी वीडियो है हम वहाँ लिंक शेयर कर देते हैं, वहाँ से आप देख पाएंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके लिए ही फायदेमंद होने वाली है, इसलिए आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। फिर आता है चौराहे शब्द में समाये। ठीक है, चौराहे का मतलब दोस्तों 4 राहु का समूह। क्या दोस्तों, 4 राहु का समूह। तो इसे हम 4 राहु का समूह बोलते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कि घनश्याम समाज का उदाहरण है, तो ये आपका क्या कर्मधारय से हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आपको कर देना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हमने रिक्त स्थानों को सिलेक्ट किया जो कि आपके सूरदास के पदों का संकलन में है, तो क्या साहित्य लहरी में है, सूरसागर में, तो उसका आंसर हो जाएगा सूरसागर में। फिर आता सूरदास ने भक्ति को श्रेष्ठ माना, निर्गुण को या सगुण को। ठीक है, ये क्लास 9th हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट है, 10th हिंदी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सूरदास जी ने क्या है सगुण भक्ति को श्रेष्ठ माना है। किसको माना दोस्तों, सगुण भक्ति को श्रेष्ठ माना है। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सगुण भक्ति को श्रेष्ठ माना। फिर आता है सूरदास का जन्म नामक गाँव में हुआ था, तो ऑप्शन है सीही या सीधी, तो इसका आंसर हो जाएगा सीही नामक गाँव में हुआ था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है सूरदास ने अपने काव्य में प्रयोग किया है ब्रज भाषा का या उर्दू का, तो आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि सूरदास जी की जो भाषा है अगर आपने कभी परिचय पढ़ा हुआ तो कहा है सूरदास जी की ने ब्रज भाषा का अधिकतम उपयोग अपनी रचनाओं में किया, तो ये आपका ब्रज भाषा हो जाएगा। फिर आता है तुलसीदास जी के ग्रंथ, तुलसीदास जी का प्रमुख ग्रंथ है तुलसीदास जी का, तो रामचरितमानस होगा। सबसे प्रसिद्ध भी महाकाव्य रामचरितमानस है, तो तुलसीदास जी का भी क्या है रामचरितमानस ही होगा। फिर आता है तुलसीदास जी के गुरु का नाम था दोस्तों, तुलसीदास जी के गुरु का नाम था नरहरि दास। ठीक है, यहाँ पर नरहरि लिखा है तो नरहरि कर दीजिए, अगर दास साथ में आता है तो आप दास भी लिख सकते हैं। ठीक है, नोट प्रॉब्लम, उसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। प्रातः कवि देव ने अपनी रचनाओं का वर्णन किया है संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार या रस वात्सल्य, तो संयोग या वियोग श्रृंगार, तो इसका आंसर हो जाएगा संयोग या वियोग श्रृंगार रस से। ठीक है, आगे देखिए रीतिकाल के कवि देव का जन्म खालिस्तान में हुआ था 1673 में या 1773 में, तो 1673 में हुआ था। प्रातः कहानीकार स्वयं प्रकाश ने अपनी कविताओं में जीवन का कुशल चित्रण किया है, तो यह रचना थी उनकी मध्यम वर्गीय जो रचना थी उसमें उन्होंने कुशल चित्रण किया है। प्रातः कैप्टन को नेताजी की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, चश्मे वाली या बिना चश्मे वाली, तो इसे क्या बिना चश्मे वाली की मूर्ति कैप्टन जी को बिल्कुल भी
अच्छी नहीं लगती थी, ठीक है, तो आपको कर देना बिना चश्मे वाली। फिर आता है 11वां, बाल गोविंद भगत के ही गीतों के गाते और उन्हीं के आदर्श पर चलते थे। किसके गीत गाते थे? तो वे कबीर के गीत गाते थे जो बाल गोविंद भगत थे और उनके ही आदर्शों पर चलते थे, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो भी स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखेंगे वो बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं, और जो स्किप कर दिया उन्हें कितना नुकसान होने वाला है वो आप लोगों को पता होगा, उन्हें नहीं पता होगा क्योंकि वो तो स्किप कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को आप अपने जितनी फ्रेंड है उन्हें शेयर जरूर करें, जिससे उनका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। जो भी आपके ट्रू फ्रेंड है उन्हें जरूर शेयर करें। फिर आता है 12वां, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाप लेकर के दौर पर निकल पड़ा। इंग्लैंड या संपूर्ण देश? तो यह संपूर्ण देश हो जाएगा। फिर आता है जॉर्ज पंचम की मूर्ति का पत्थर भी जॉर्ज की तरह कैसा है दोस्तों? यह विदेशी है। फिर आता है धर्मचक्र को घुमाने से धुल जाते हैं। तो क्या धुल जाते हैं? जो पाप होते हैं वो हमारे धुल जाते हैं धर्मचक्र को घुमाने से। फिर आता है रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। और दोस्तों अगर आपके अर्थ के आधार पर पूछे, यहाँ क्वेश्चन नीचे दिया भी गया है, तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रचना के आधार पर 3 याद रखने और अर्थ के आधार पर आपको याद रखने 8, ठीक है। 3 और 8 का कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है। फिर संधि प्रकार की होती है। दोस्तों संधि आपकी 3 प्रकार की होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है आचार्य भरत को काव्य की आत्मा माना जाता है, रस को या अलंकार को? तो आचार्य भरत ने काव्य की आत्मा किसे बताया है? तो रस को बताया, जो आचार्य भरत थे, ठीक है। फिर आता है जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वो कहलाता है। तो वो क्या स्थायी भाव कहलाता है, ठीक है। जिसके प्रति उत्पन्न हो तो हमें क्या बोलते हैं? स्थायी भाव, ठीक है। फिर आता है आश्रय की चित्त उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को कहते हैं। तो ये हम बोलते हैं दोस्तों संचारी भाव, ठीक है। और संचारी भावों की संख्या पूछी जाती है। तो दोस्तों आपको 33 संख्या जो संचारी भाव है उन लोगों की संख्या कितनी है? 33 है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, कई बार जो एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न का गद्य खंड हमने दिया गया है। देखिए प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों के आंसर आप ठीक से देख लीजिएगा। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? देखिए सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले के मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। वह सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करता है। वह सुभाष की बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखकर आहत था, इसलिए अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति को अवश्य लगाता था। उसकी देश के प्रति त्याग और समर्पण की इस भावना को देखकर ही लोगों ने उसे सुभाष चंद्र बोस का साथी या सेना का कैप्टन कहकर सम्मान दिया, चाहे उसका नाम व्यंग में रखा गया फिर भी वह ठीक नाम था, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर अभी तो ज़्यादा क्वेश्चन हमने दिए नहीं है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन दिए इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए क्योंकि कम ही दिए हैं, ठीक है। जब इसकी नेक्स्ट वीडियो आगे तो आपको सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें दोस्तों, देर के बाद की, इसलिए मैंने चैनल आपके लिए वीडियो बनाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक देखते हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद हेमंत। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।